जो हम लोग बातचीत करेंगे रासो साहित्य पर बातचीत करेंगे। रासो साहित्य पर अगर जो पढ़ो तो पूरी पूरी किताबें आपको मिल जाएंगी। ज्ञान का सागर है रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है। रासो साहित्य में मुख्य रूप से 2-3 पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्न आने ही आने हैं। और अगर जो आदिकाल से 10 प्रश्न पूछे जाएं, उनमें से 6-7 प्रश्न रासो साहित्य से ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि रासो साहित्य जो है या रासो काव्य जो है आदिकाल की रीढ़ की हड्डी है, या कह सकते हो मेरुदंड है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बीच बीच में पूछते रहेंगे प्रश्न, और वो प्रश्न रासो काव्य से भी हो सकते हैं, या अभी तक जो क्लास हम लोग किए हैं, चाहे साहित्य इतिहास लेखन हो, या जैन साहित्य पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, या फिर नाथ और सिद्ध साहित्य पर बातचीत कर चुके हैं, उनसे भी प्रश्न हो सकते हैं। और आगे जो पढ़ेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तथ्य पूछे गए हैं, उनसे संबंधित भी हम यहां पर बातचीत करते रहेंगे। तो उन प्रश्नों के जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना जरूरी है। कोशिश करो, अगर कोई उत्तर दे रहा है तो आपको जरूरी नहीं कि बोलना है, अगर कोई दे रहा तो उसको बोलने दो, ताकि उसकी बात हमारे तक समझ में आ जाए और आप लोग भी उसको अच्छे से सुन पाएं। दूसरा यह है कि सुनना बहुत जरूरी है। बोलना जरूरी तो है ही है, बोलने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। यह नहीं कि आपको बोलना ही है, अगर कोई बोल रहा है तो आपको शांत रहना और सुनना है, क्योंकि सुनने से याद होगा। आपको जो याद है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है, हो सकता है वो भी चीज वो बता दे जो आपको ना पता हो, तो उसको भी सुनना है। और अगर आप बोलते ही रहोगे तो फिर पता लगा जो बता रहा है जो आपको नहीं पता है, वो आप सुनने से वंचित हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे, फिर दिक्कतें होंगी। तो क्लास में बोलना और सुनना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दो, अगर जो बोलोगे नहीं, अगर सुनोगे नहीं, तो आपको नींद आने लगेगी, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान नीरस होता है। तो बोलना और सुनना दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आवश्यक हो, जो क्लास आधारित हो, वही पर बातचीत करते हैं। तो बात करते हैं रासो काव्य के अंतर्गत। तो रासो काव्य के अंतर्गत या रासो साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में ही विद्वानों में मतभेद है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में ही विद्वानों में मतभेद है। तो क्या मतभेद है? अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कौन से विद्वान, कौन कौन से इतिहासकार ऐसे हैं जो अलग अलग शब्दों से मानते, कौन किससे मानता है, यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात आती है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी वही है जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में प्रकाशित हुआ था, और 96 में इसी पुस्तक पर उनको क्या नाम है, व्यास सम्मान मिला था 1996 में। और 1996 में ये एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति जो मानते हैं वो रासव शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासव। रासव, रास में छोटाऊ की मात्रा लग गया, छोटाऊ लग गया, तो रासव शब्द से कौन मानता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं। आगे बात आती है रामचंद्र शुक्ल जी। अगर जो हिंदी साहित्य पर बात हो और आलोचनात्मक बात हो और रामचंद्र शुक्ल का नाम हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी का जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण होता है और खूब पूछा जाता है। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो रसायन से मानते हैं। किससे? रसायन से। उनका मानना है कि रसायन से रास बना और रास से फिर रासो बन गया। रसायन शब्द कहीं कहीं पर आपको रसायन लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? रसायन मिलेगा। तो चाहे रसायन मिले चाहे रसायन मिले, दोनों आपको मानना है। कौन माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसका? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कहीं पर भी हिंदी साहित्य के तथ्यों में अगर कहीं मिल जाए शुक्ल जी या शुक्ल मिल जाए, तो शुक्ल का मतलब है रामचंद्र शुक्ल। बाकी शुक्ल तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन यहां पर शुक्ल लिखा हो, संक्षेप में लिखा हो, तो उसको रामचंद्र शुक्ल ही समझना, यह आपको ध्यान देना। तो यहां पर शुक्ल जी लिखा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। फिर बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद, चंद्रबली पांडे, ये कई विद्वान हैं जो रासक शब्द से, किससे? रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते। तो रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले मुख्य
आलोचक है, मुख्य इतिहासकार कौन? राम, कहां पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद, चंद्रबली पांडे। यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण, खूब पूछे जाते हैं। फिर रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानने वाला कौन? रसिक शब्द से। तो रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले नरोत्तम स्वामी है। कौन है? नरोत्तम स्वामी है। ये नरोत्तम दास नहीं है सुदामा चरित वाले, ये नरोत्तम स्वामी है, ये आपको ध्यान देना है। और आगे बात आती है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने रास शब्द से, किससे? रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो रासव शब्द से किसने मानी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रसायन या रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। रासक से किसने मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद और दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रसिक से नरोत्तम स्वामी, रास से नंद दुलारे वाजपेयी। और राजसूय से, राजसूय का मतलब होता है महान यज्ञ। भाई भगवान राम भी राजसूय यज्ञ किए थे। क्या? राजसूय यज्ञ, यानी महान यज्ञ, जिसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता था, वहां पर कहा गया था। यहां पर क्या है? राजसूय का मतलब क्या है? महान यज्ञ। तो राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाला कौन विद्वान है? गारसद तासी। ये गारसद तासी वही हैं जो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखे थे, इस्तवारदा ललित त्रितुर एंदोये हिंदुस्तानी के नाम से। दो भागों में, कब? दो भागों में प्रकाशित हो पहला वाला, कब? पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में, और फिर दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ 3 भागों में 1871 में। 738 कवियों का वर्णन इसमें किया गया, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। हिंदी में, या हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है गारसद तासी का। राजयश, राजयश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वालों में हर प्रसाद शास्त्री। कौन? हर प्रसाद शास्त्री और विंदेश्वरी पाठक। हर प्रसाद शास्त्री और विंदेश्वरी पाठक राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। यहां पर बात आती है गणपत चंद्रगुप्त जी। गणपत चंद्रगुप्त जी वही है जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब वैज्ञानिक इतिहास लिखा है तो वैज्ञानिक पद्धति से लिखा। वैज्ञानिक इतिहास का मतलब क्या? वैज्ञानिक पद्धति से लिखा। और वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान की हमेशा बात होती है, यानी व्यवस्थीकरण की बात होती है, क्रमबद्ध की बात होती है। तो गणपत चंद्रगुप्त जी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी वो भी क्रमबद्ध तरीके से मानी। क्या क्रम है? तो यहां पर ध्यान रखो, रासक, रास, रासा, रासु और फिर रासो। तो रासक, रास, रासा, रासु, रासो, इस प्रकार से रासो शब्द की उत्पत्ति एक क्रमबद्ध तरीके से कौन मानता है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी मानते हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त जी वैज्ञानिक इतिहास लिखे हिंदी साहित्य का, और इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति एक क्रम से मानी है, क्रमबद्ध तरीके से मानी है। आखिर में बात आती है रहस्य शब्द से। किससे? रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाला, रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? तो यहां पर 2 लोग हैं, एक डॉक्टर श्यामल दास हैं, दूसरे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। तो श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये रासो शब्द की उत्पत्ति इन शब्दों से मानी जाती है, और बड़े महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, इनमें से कोई न कोई आपकी परीक्षा में मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर मत है, जो खूब पूछा जाता है, वो आता है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और गारसद तासी का। ये 3 यहां पर मत बहुत पूछे जाते हैं। ये 3 मत बहुत पूछे जाते हैं। रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी, रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी, रासक से तो यहां पर कई लोग आ जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आ जाएंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आ जाएंगे, दशरथ शर्मा भी आएंगे और माता प्रसाद गुप्त भी आएंगे। और फिर आगे बात आती है राजसूय से गारसद तासी हो जाएंगे। बाकी एक क्रमबद्ध तरीके से आएगा तो बिल्कुल आसान सा है, गणपत चंद्र गुप्त जी हो जाएंगे। इससे इतर रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहां से पूछा जा सकता है कि कौन रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानने वालों में नहीं गिना जाता है। तो ये 4-5 नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बात आती है कि जो रासो काव्य लिखा गया, रासो साहित्य जो आदिकाल में लिखा गया है, वो किन रूपों में मिलता है? 2 रूपों में मिलता है। यानी पूरा जो रासो काव्य लिखा गया 6-7-8 ग्रंथ जो मुख्य रूप से हैं, वो 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। कैसे हैं? 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। जैसे इससे पहले हम लोग बातचीत की थे जैन साहित्य जो लिखा गया था, जैन साहित्य भी मुख्य रूप से 2 रूपों में लिखा गया था। तो वहां पर दोहों में मुक्तक काव्य लिखा गया, दोहों में मुक्तक काव्य लिखा गया था। इसी प्रकार से जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु रास ग्रंथ लिखा गया। क्या? रास ग्रंथ, चरित्र काव्य इसको कहा गया था, तो चरित्र काव्य लिखा गया था जैन में। अब यहां पर 2 रूपों में लिखा गया। क्या? रासो काव्य। रासो काव्य कितने रूपों में? 2 रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य,
अब प्रबंध काव्य के अंतर्गत भाई या तो खंड काव्य होगा या तो महाकाव्य होगा, या तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य होगा या तो महाकाव्य होगा, या तो आख्यानक गीतियां होगा। तो आख्यानक गीतियां यहां पर नाक के बराबर लिखी गई, केवल खंड काव्य और महाकाव्य लिखा गया। जब प्रबंध काव्य हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे पहली वाली क्लास में, वहां पर चर्चा हुई थी। अब आगे बात आती है वीर गीत या बैलेट्स, वीर गीत या बैलेट्स, इस प्रकार से। तो एक प्रबंध काव्य लिखा गया और फिर वीर गीत या बैलेट्स लिखे गए। तो अगर जो प्रबंध काव्य के क्षेत्र में कहा जाए कि आदिकाल के अंतर्गत जो रासो काव्य लिखा गया है, उसमें प्रबंध काव्य, पहला प्रबंध काव्य रासो काव्य के अंतर्गत कौन सा आता है? तो खुमान रासो। कौन सा है? खुमान रासो। खुमान रासो को खुमाण रासो और खुमान रासो दोनों पढ़ा जाता है। तो चाहे खुमान रासो को चाहे खुमाण रासो को, बात एक ही है, दलपत विजय की रचना। और तो प्रबंध काव्य के रूप में पहला खुमाण रासो। वीर गीत या बैलेट्स के रूप में पहला कौन सा है? बीसल देव रासो। क्या? बीसल देव रासो। आदिकाल के अंतर्गत लिखे गए रासो साहित्य के अंतर्गत बैलेट्स के रूप में लिखा गया, वीर गीत के रूप में लिखा गया पहला काव्य कौन सा है? तो बीसल देव रासो नरपत नाल जी के द्वारा लिखा गया। खूब रचनाकार इसके पूछे जाते हैं। अब आगे बात आती है कि इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, रासो साहित्य की विशेषताएं हैं। अभी हम लोग शुरुआत में बातचीत किए थे आदिकाल की विशेषताएं। तो अगर जो आदिकाल की विशेषता पूछी जाती तो आदिकाल की विशेषता बताना है। जैन साहित्य की विशेषता पूछी जाती तो जैन साहित्य की विशेषता बताना है। नाथ और सिद्ध की पूछी है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं आपको बताई जा चुकी हैं, वो भी आपको याद रखना है। यहां पर बात आती है रासो काव्य की विशेषता, रासो साहित्य की विशेषताएं क्या है? तो यहां पर सबसे पहले आती है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर खूब प्रयोग किया गया। कोई भी बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां के जो भी राजा थे उनके आश्रयदाता कविता लिखते थे, काव्य लिखते थे, भाट चारण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भाट और चारण कहलाते थे। तो भाट या चारण क्या होते हैं? ये झूठी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? झूठी प्रशंसा करते हैं। आपको याद होगा, अगर आप बचपन में जाओ अपने, अगर हम उम्र के हो गए 35-40-36 साल के हो गए, तो आपके बचपन में आपके गांव में कुछ लोग मांगने वाले आते थे। कौन? मांगने वाले आते थे। तो कुछ लोग तो भिक्षाम देही करके मांगते थे, जैसे देहाती भाषा में बोलते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे, वो गांव में गिने चुने लोगों के पास जाते थे, उन्हीं के घर में जाते थे, जो धनाढ्य लोग होते थे या उधर के क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध आदमी होते थे, उनकी पहले से पता कर लेते थे, उनके बारे में जानकारी करते थे, फिर उनके बारे में कविता या गीत कुछ लिख करके गाते थे और फिर उनसे पैसा लेते थे या धन लेते थे, अनाज लेते थे। ऐसे लोग यानी प्रशंसा कर करके उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगते थे। तो इन्हीं को क्या कहते थे? भाट या चारण कहा जाता था। अब ये जो आश्रयदाता थे, रासो काव्य के जो लिखा गया, उनके जो राजाओं के यहां आश्रय में रहे, वो सब भाट या चारण होते थे। तो राजा की प्रशंसा करना है, अब राजा से कुछ लेना है तो प्रशंसा तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये प्रशंसा करते थे। या किसी के पता लगा स्त्री की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो स्त्री की सुंदरता का वर्णन जब करेंगे तो बढ़ा चढ़ा करके राजा से और अच्छा बताएंगे। थोड़ी सी सुंदर है तो उसको और सुंदर बताएंगे, तभी तो राजा अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो यानी कि यहां पर कोई भी बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता है। यहां पर ऐतिहासिकता और राष्ट्रीयता का अभाव है। क्या है? राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव का मतलब है, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान 35-36 राज्यों में बटा हुआ है, हम लोग अलग अलग प्रदेश के निवासी, अलग अलग जिलों के निवासी हैं, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग भारतीय हैं। हम लोग क्या है? भारतीय हैं। यानी पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा हुआ, एकता के सूत्र में बंधा हुआ। लेकिन उस समय पूरा हिंदुस्तान जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग राजा अपनी अपनी राष्ट्रीयता उनकी थी, और वो छोटी छोटी बातों पर, यहां तक कि एक स्त्री को लेकर के या फिर अपना राज्य विस्तार के लिए, धन लूटने के लिए भी युद्ध लड़ा करते थे। तो आपस में बैर था, राष्ट्रीयता नहीं थी, ऐसा कहा गया। दूसरा, ऐतिहासिकता, यानी कि इस साहित्य के अंतर्गत जो भी साहित्य लिखा गया है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। यानी इतिहास सम्मत, इतिहास की घटनाएं या इतिहास की जो तिथियां हैं और जो हिंदी साहित्य में जो तिथियों का अंकन किया गया उनमें थोड़ा सा अभाव है या मतभेद है, इसलिए कहा गया ऐतिहासिकता का अभाव है। यहां तक कि रासो काव्य की मूल जो रचना है, जिसको कहते हैं पृथ्वीराज रासो, यानी मूल हड्डी, मूल रीढ़ कहते हैं जिसको, रासो काव्य की, तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में भी, ऐतिहासिकता के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अगला आता है युद्धों का सजीव वर्णन। यहां पर जो भी आश्रयदाता होते थे उनके साथ जो कवि लोग होते थे, भाट लोग होते थे, उनके साथ युद्ध में साथ में जाते थे और उनका वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, दर्पपूर्ण, घमंडपूर्ण या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कविताएं करते थे। इसलिए कहा गया युद्धों का सजीव वर्णन किया गया यहां पर।
अप्रमाणिक ग्रंथों की अधिकता, अप्रमाणिक ग्रंथों की अधिकता। अप्रमाणिक ग्रंथों की अधिकता से मतलब है कि यहां पर जो ग्रंथ लिखे गए वो प्रमाणिक कम हैं। कोई प्रमाणिक मानता, कोई अप्रमाणिक मानता, कोई अर्ध प्रमाणिक मान लेता है। यहां पर अप्रमाणिक ग्रंथों की बहुलता है। नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण, नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण, भाई कहने का तात्पर्य है कि यहां पर जो भी काव्य लिखा गया, जो भी साहित्य लिखा गया, तो राजा महाराजाओं के युद्धों का वर्णन ज्यादा किया गया। तो या तो युद्धों का वर्णन किया गया है या तो फिर नारी की सुंदरता का वर्णन किया गया। इसीलिए देखा होगा कि इस काल के अंतर्गत, इस साहित्य के अंतर्गत वीर रस और श्रृंगार रस, इन दो रसों की प्रधानता है। तो वीर रस कहां पर? युद्धों के वर्णन में। श्रृंगार रस की प्रधानता कहां पर है? जहां पर नारियों की सुंदरता का वर्णन किया गया। तो क्या कहा गया? नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया। वीर एवं श्रृंगार रस की अधिकता। छंदों की विविधता, छंदों की विविधता, छंदों की विविधता से पता आपको लग सकता है किससे? पृथ्वीराज रासो से ही। पृथ्वीराज रासो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग कर दिया गया। कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग केवल और केवल एक पुस्तक में कर दिया गया। तो आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि रासो साहित्य के अंतर्गत कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया होगा। यानी छंदों का प्रयोग खूब किया गया, अलग अलग छंदों का। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब देखो, कल भी बताए थे आदिकाल की भी विशेषता है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल शैली, दोनों एक ही मानना आपको। तो चाहे डिंगल पिंगल भाषा कहा जाए, चाहे डिंगल पिंगल शैली पूछा जाए, आपको बताना है रासो काव्य की विशेषता है। डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर डिंगल शैली किसको कहते हैं, डिंगल शैली किसको कहते हैं। इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मेल होता है। क्या? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जब मेल होता है, उससे जो भाषा बनती, जो शैली बनती है, उसे डिंगल शैली कहते हैं। और पिंगल क्या है? पिंगल में अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मेल होता है। किसका? अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मेल होता है। तो यहां पर ध्यान देना है, डिंगल कैसी? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मेल है, पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मेल है। तो पिंगल थोड़ी सी मधुर आवाज होती थी इसमें, यानी मधुर भाषा है, मधुर शैली है। और डिंगल जो है थोड़ा सा कर्कश है, यानी कि सुनने में अच्छी नहीं लगती है। ये 8 विशेषताएं हो गई। ये 8 विशेषताओं में से कोई ना कोई विशेषता आपकी परीक्षा में मिल सकती है कि कौन रासो काव्य की विशेषता है या फिर कौन रासो काव्य की विशेषता नहीं है। विशेषताएं और भी हैं इस काव्य की, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतने से ही आपका काम चल सकता है। इससे ज्यादा पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे बात आती है कि प्रमुख रचनाकार और प्रमुख उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। यहां पर महा अच्छी चीज तो क्या है? यहां पर अच्छी चीज ये है कि रचनाकार जो हैं बहुत ज्यादा ग्रंथों की रचना नहीं किए हैं। एक रचनाकार एक रचना, एक रचनाकार एक रचना, ऐसे ही रचनाकार यहां पर आपको मिलेंगे। थोड़ा सा अच्छा किए ये काम। तो दलपत विजय, दलपत विजय के बारे में बात हुआ है कि इनका ग्रंथ क्या है? खुमान रासो है। क्या है? खुमान रासो। दलपत विजय किस काल के हैं? तो दलपत विजय आदिकाल के हैं। कैसे काव्यकार हैं? रासो काव्यकार हैं, रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचना का नाम क्या? बहुत फेमस है, खुमान रासो। खुमान रासो बहुत फेमस है। इसके समय को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अभी चर्चा हमने किया क्या इससे पहले कि यहां पर ग्रंथों की प्रमाणिकता को लेकर के, ग्रंथों की ऐतिहासिकता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो अब देखो, ये जो रचना पहले ही रचना आई खुमान रासो, इसका रचना काल कुछ लोग 9वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ विद्वान 17वीं शताब्दी मानते हैं। कितना? 17वीं शताब्दी। 1-2 साल का अंतर नहीं, 800 साल का अंतर है। 9, 8, 17 यानी 800 सालों का अंतर आ रहा है। यानी रचना काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद। कुछ लोग 9वीं शताब्दी और कुछ लोग 17वीं शताब्दी मानते हैं। किसको? दलपत विजय की रचना खुमान रासो का रचना काल है। ये दोहा, सवैया और कवित्व, मुख्य रूप से इन 3 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया। खुमान रासो में दोहा, कवित्व और सवैया, ये मुख्य छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बात आती है इस प्रबंध काव्य में, यानी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और रासो काव्य के अंतर्गत लिखा गया पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो खुमान रासो है। दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। तो इस प्रबंध काव्य में चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। किसकी? चित्तौड़ नरेश। कहां के राजा थे? चित्तौड़ के राजा। ये याद रखिएगा कि ये राजा कहां के हैं, नरेश कहां के हैं। तो चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। और जो खुमान है, राजा
खुमान हैं अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 24 युद्ध किए थे। कितने? कुल मिलाकर 24 युद्ध लड़े थे। अच्छा, इसी प्रकार से एक रचना और आती है आगे चल के, परमाल रासो। परमाल रासो में कितनी लड़ाइयों का वर्णन किया गया, छोटी बड़ी मिलाकर के, भैया कोई बताएगा कितनी? हाँ, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, जो परमाल रासो है, परमाल रासो नामक ग्रंथ में कुल मिलाकर छोटी बड़ी मिलाकर 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया। कितनी? 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया वहां पर। यहां पर कितने युद्ध लड़े गए? तो 24 युद्ध। कितने युद्ध लड़े गए? 24 युद्ध लड़े गए। इसमें कुल 5000 छंद हैं। छंद कितने हैं? तो 5000 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने छंदों का? 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसकी प्रति कहां पर? पूना संग्रहालय में सुरक्षित। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कहां पर इसकी प्रति सुरक्षित है? तो पूना संग्रहालय में इसकी प्रति रखी गई है, सुरक्षित रखी गई। इतने तथ्य हैं जो खुमान रासो या दलपत विजय से संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या याद करना है? खुमान रासो पहला प्रबंध काव्य है, रासो काव्य के अंतर्गत। दलपत विजय इसके रचनाकार हैं, दलपत विजय रचनाकार। दूसरा, खुमान रासो, खुमान कहां के राजा थे? चित्तौड़ नरेश थे, चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ नरेश खुमान ने कितने युद्ध लड़े अपने जीवन काल में? 24 युद्ध लड़े। इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें 5000 छंद हैं। और पूना संग्रहालय में सुरक्षित इसकी प्रति है। भैया मैं किसी का खुला है इतना कहने के बाद भी। नल सिंह भाट, अगले कौन है? नल सिंह भाट हैं। कौन? नल सिंह भाट रचनाकार हैं। नल सिंह भाट ये रचनाकार का नाम है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार को लेकर के बहुत जल्दी भ्रम हो जाता है हम लोगों को। अब पता नहीं आपको होता है नहीं होता, हमको हो जाता है। एक बीसल देव रासो का रचनाकार और एक इसका विजयपाल रासो का रचनाकार, दोनों में दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर ध्यान रखो, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह भाट। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह भाट हैं। और अगर जो बीसल देव रासो कह दिया गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, बीसल देव रासो के रचनाकार आपके हो जाएंगे नरपत नाल हो जाएंगे। हाँ, देखो थोड़ा सा अंतर है, यहां पर भी नाल है, यहां पर नल सिंह है, यहां पर नाल, यहां पर नल सिंह, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो बीसल देव रासो की रचना का नरपत नाल है, स्त्री रसायन कहा गया इसे, श्रृंगार प्रधान रचना है। ये विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह भाट की है। 12वीं शताब्दी, कब? 12वीं शताब्दी इसका रचनाकार है। और इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। कैसा? यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाया, अनुपलब्ध है। अगला है वीर गीत। यह कैसा है? वीर गीत के अंतर्गत आता है। कैसे? वीर गीत यानी बैलेट्स के अंतर्गत यह आता है। यहां से महत्वपूर्ण क्या है? अभी तक जो प्रश्न पूछा गया बस यही पूछा जाता है कि विजयपाल रासो की रचनाकार कौन? नल सिंह भाट, या नल सिंह भाट की रचना का नाम क्या है? तो विजयपाल रासो। दो ही तथ्य यहां से पूछे जाते हैं, अदल बदल के भाषा, बस बाकी नहीं पूछा गया। अब आगे बात आती है, अगले रचनाकार है नरपत नाल। देखो आ ही गए, कौन? नरपत नाल। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है नरपत नाल से, या इनकी रचना बीसल देव रासो से खूब पूछा जाता है। तो इनकी रचना का नाम क्या है? तो यही याद रखना, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल। नरपत नाल की रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो, बहुत फेमस है। अब यहां पर ध्यान रखो, बीसल देव रासो का रचना काल विवादास्पद है, यानी इसके रचना काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते, अलग अलग विद्वान अलग अलग इसका रचना काल बताते हैं। जैसे वहां पर 9वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी था, किसका? 9वीं 17वीं किसका था भैया, जल्दी बताओ। 9वीं शताब्दी, हाँ, खुमान रासो का। तो खुमान रासो का रचना काल 9वीं और 17वीं शताब्दी था। यहां पर अलग अलग है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं? और देखो, जो रामचंद्र शुक्ल माने वही ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता है। रामचंद्र के हितैषी बनो, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर तिथियां इन्हीं की मानी जाती हैं। तो यहां पर ध्यान रखो, रामचंद्र शुक्ल जी एक छंद की बात करते हैं। इस छंद का उदाहरण देते हुए कहते क्या है कि निम्न पद के आधार पर इसका रचना काल संवत 1212 स्वीकार किया। संवत 1212। अब संवत 1212 क्यों स्वीकार किया? यहां पर देखो क्या आया, 1272 मझारी, 1272 मझारी, जेठवदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभई, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी।
अब देखो कुमारी का मतलब है बेटी यानी कि पुत्री। अब ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पुत्री कौन थी? तो ब्रह्मा जी की पुत्री कौन? शारदा जी थी। कौन? शारदा जी। अब शारदा कौन? सरस्वती जी, आसान भाषा में कहो तो ब्रह्मा जी की पुत्री शारदा यानी सरस्वती जी तूठी। तूठी का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। तूठी का मतलब प्रसन्न होना, यानी सरस्वती जी अगर जो आप पर प्रसन्न हुई तो आपके पास ज्ञान की वर्षा होगी। लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न हो गई तो आपके पास पैसे के धन की वर्षा होगी। तो यहां पर प्रसन्न कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी यानी शारदा जी प्रसन्न हुई। किस पर? नाल रसायन आरंभई। आरंभई मतलब आरंभ किया, रसायन मतलब रसायन। अब रसायन का मतलब क्या? इसको स्त्री रसायन कहा गया। क्या कहा गया? स्त्री रसायन कहा गया है। अब नाल का मतलब नरपत नाल ने स्त्री रसायन से संबंधित, स्त्री से संबंधित ये रसायन, ये ग्रंथ लिखा। कब? 1272 मझारी यानी 1272, बहुतरा मतलब 72, तो 1272 मझारी, मझारी मतलब बीच का, और जेठ बदी, जेठ मास की। कौन सी? जेठ मास की। जेठ मतलब ज्येष्ठ जिसको कहते हैं, ज्येष्ठ मास की नवमी, नवमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, बुधवार, दिन क्या था? बुधवार को, यानी कि संवत 1272। तो 1272 के मध्य जेठ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी यानी शारदा जी प्रसन्न हुई। किस पर? नरपत नाल पर। इसलिए उन्होंने स्त्री से संबंधित स्त्री रसायन यानी कि रसायन नामक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम बीसल देव रासो रखा गया। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल जी कहते। कुछ मत और हैं, वैसे ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल का ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ये भी ध्यान दो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा वही हैं जिन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ कहा था। किसी को? किसको कहा था कलिकाल सर्वज्ञ? किसको कहा था? हाँ, यहां पर ध्यान रखना है, शांतिपा को कहा था। शांतिपा को राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? कलिकाल सर्वज्ञ कहा है। और सामान्य रूप से पूछा जाए कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा गया, तो हेमचंद को कहा गया। याद रखिएगा, ये दोबारा पूछने का मतलब है कि ताकि आपको याद हो जाए। तो कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा गया है? तो हेमचंद को कहा गया। लेकिन राम कुमार वर्मा ने किसे कलिकाल सर्वज्ञ कहा है? तो शांतिपा को कहा। किसको कहा? शांतिपा को कहा। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रामकुमार वर्मा वही है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। अधूरा इतिहास है ये, आधा इतिहास, पूरा नहीं हो पाया। 693 से 1693 ईस्वी तक, यानी कि आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन कर पाए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? इसकी रचना यानी बीसल देव रासो की रचना संवत 1058, कितनी? संवत 1058 सिद्ध की। तो रामकुमार वर्मा संवत 1058 और रामचंद्र शुक्ल संवत 1212। फिर आगे बात आती है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। संवत 1030 से संवत 1056 के मध्य बीसल देवरासु का समय मानते हैं। मिश्र बंधु, ये मिश्र बंधु वही है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी बड़े महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र ने इस ग्रंथ का समय संवत 1212 स्वीकार किया है। लाला सीताराम ने इस ग्रंथ का समय संवत 1272 और संवत 1272 जो बताए थे मझारी, उससे संबंधित क्या कहते हैं? संवत 1272 मान लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1545 से 1660 बताते हैं। और इस मत से सहमत हैं कौन? मोतीलाल मिनारिया भी। मोतीलाल मिनारिया भी इससे सहमत हैं। अच्छा, मोतीलाल मिनारिया ने भी कोई एक इतिहास ग्रंथ लिखा था क्या? जल्दी से बताओ। हाँ, राजस्थानी साहित्य की, हाँ गुड। अब देखो आगे क्या आया। वैसे देखा जाए तो इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1212 समीचीन है। हमने शुरुआत में ही कहा था, बोले चाहे जिसको चाहे इतना बोल ले,
लेकिन माना अंत में जाएगा किसका, रामचंद्र शुक्ल का ही, तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में रहो, ज्यादा सही है। तो यहां पर क्या कहा गया, वैसे देखा जाए तो इस ग्रंथ का रचना काल क्या है, संवत 1212 समीचीन है। यह विरह परक संदेश काव्य है। कैसा, विरह परक संदेश काव्य है, यानी इसमें एक वियोगिनी स्त्री के दशा का, वियोग दशा का वर्णन किया गया, इसलिए क्या कहा गया, यह विरह परक संदेश काव्य। कैसा, संदेश काव्य है। रासो ग्रंथ होते हुए भी, कैसा, रासो ग्रंथ होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। कैसा है, श्रृंगारी काव्य है। भाई पीछे रासो लगा, कुछ लोग बताते हैं कि पीछे रासो लगा हो, पूछा जाए कौन सा रस इसमें प्रधान है, तुरंत लगा दो वीर रस प्रधान है, सही हो जाएगा। सही हो सकता, लेकिन ये अपवाद है कह सकते हो, यानी कि बीसल देव रासो श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगार प्रधान रचना है, बहुत फेमस है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ में मिलता है, यानी इसी ग्रंथ से 12 मासा की शुरुआत हिंदी में मानी जाती है। वैसे अगर जो कहा जाए 12 मासा की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है, भैया कोई बताएगा, 12 मासा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में, प्रश्न समझो पहले, हमने क्या कहा, 12 मासा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, यही है। अभी 2 दिन पहले ही बताए थे कि जब लिखा हो, ध्यान दो, अब सुनो, हाँ अब सुनो, हमने कहा था कि जब पूछा जाए चौपाई छंद में, चौपाई छंद में 12 मासा का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया, तब नेमिनाथ चौपाई बताना है। अच्छा, नेमिनाथ चौपाई का रचनाकार कोई बता दो, जान जाएंगे, याद किया है, हाँ विनय चंद्र सूर्य, गुड, बहुत अच्छा याद किया है। तो विनय चंद्र सूर्य ने नेमिनाथ चौपाई नामक ग्रंथ लिखा, और नेमिनाथ चौपाई में सबसे पहले चौपाई छंद में 12 मासा का पहले प्रयोग किया गया। तो जब चौपाई छंद लिखा हो तभी आपको नेमिनाथ चौपाई बताना है, नहीं तो हिंदी जैसे ही लिखा हो वैसे ही आपको बीसल देव रासो बताना है। क्या बताना है, बीसल देव रासो बताना है। और इसमें जो 12 मासा का वर्णन हुआ है, सबसे पहले प्रारंभ हुआ है किस मास से शुरू हुआ है, तो कार्तिक मास से। किस मास से, कार्तिक मास से यह शुरुआत हुआ है। यह वीर गीत है, कैसा है, वीर गीत है, और इसमें चरण कितने हैं, 2000 चरण हैं, और छंद 125 से पूछा जा चुका है, छंद 125 हैं। बीसल देव रासो के बारे में कहा गया कि बीसल देव रासो की समस्त कथा के केंद्र में स्त्री ही है। कौन है, स्त्री ही है, समस्त कथा के केंद्र में स्त्री ही है। इसीलिए स्वयं कवि ने भी इस ग्रंथ को स्त्री रसायन कहा है। अब यहां से एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है, आपको भ्रमित करने वाला, वो क्या है कि बीसल देव रासो को स्त्री रसायन कहा जाता है या स्त्री रसायन कहा गया है। स्त्री रसायन कहने वाला विद्वान कौन है, कौन कहा है स्त्री रसायन, तो कोई दूसरा नहीं कहा, स्वयं कवि ने कहा, स्वयं कवि ने कहा है। इस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया, इस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया, क्या कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में, मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। किसमें कहा गया, किस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया, तो बीसल देव रासो की नायिका के संबंध में यह बात कही गई है। अब यह नहीं मिलेगा, बीसल देव रासो की संक्षिप्त कथा क्या है। यह संक्षिप्त कथा से सीधे सीधे प्रश्न भले न पूछा जाए, लेकिन कभी कभार आपको इसकी कथा या इस रचना के बारे में याददाश्त बढ़ाने में यह काम आ सकता है, और कभी कभार इसकी कथा से एक आध प्रश्न मिल सकता है तो आसान हो जाएगा। क्या कहा गया, अजमेर के राजा बीसल देव। अब देखो यहीं से पूछा जा सकता है कि जो बीसल देव हैं ये कहां के राजा थे, तो कहां के, अजमेर के राजा थे। तो अजमेर के राजा बीसल देव को अपने वैभव पर बहुत अभिमान है। अजमेर के राजा बीसल देव को अपने धन वैभव, धन संपत्ति पर बहुत अभिमान है, ये कभी नहीं होना चाहिए किसी को।
चाहे धन पर, पैसे पर, सुंदरता पर या किसी पर भी अपने आप को अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दिन अपनी रानी राजमती, एक दिन अपनी रानी राजमती से, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी है। अब देखो यहां से प्रश्न बन सकता है, राजमती कहां की राजकुमारी थी? तो जैसलमेर की। कहां की? जैसलमेर की। राजा बीसलदेव कहां के थे? अजमेर के। और जैसलमेर की कौन? राजकुमारी। पर इसे प्रकट करता है, यानी अपने धन वैभव का अभिमान अपनी रानी पर प्रकट करता है और कहता क्या? राजमती जो कि स्पष्ट भाषणी, अभी कहा ही गया है कि जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी दूसरी नहीं मिलती है। अब ऐसी स्त्री से अगर तुम धन वैभव की, अपने घमंड की, अहंकार की बात करोगे, कहां सुनने वाली? तो क्या कहा? राजमती जो कि स्पष्ट भाषणी है, पति के झूठे डींग का पोल खोल देती है, पति के झूठे डींग का पोल खोल देती है और कहती क्या है कि उससे अधिक उड़ीसा के राजा का ऐश्वर्य है। तुरंत कहती है कि आपके पास क्या धन संपत्ति है, आपसे कई गुना ज्यादा उड़ीसा का राजा है, उसके पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है। वहां हीरे की खान है, तुम्हारे पास तो एक आध हीरा होगा, वहां क्या हीरे की खान है। और तब बीसलदेव यह प्रतिज्ञा करता है। अब पता लगे कोई अपनी डींग मार रहा हो और खासकर अपनी पत्नी से, और पत्नी ही उल्टा उसको बता दे कि नहीं तुम्हारे पास क्या उसके पास है, तो उसको धक्का तो लगेगा ही, दुख तो होगा ही। अब जब दुख हुआ तो उसने प्रतिज्ञा कर ली। क्या किया? प्रतिज्ञा किया कि जब तक वह उड़ीसा से हीरे लेकर नहीं लौटेगा तब वह नहीं आएगा। जब तक वह उड़ीसा जाकर के वहां से हीरे प्राप्त करके नहीं आएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। प्रतिज्ञा कर लिया उसने। वह राजा के यहां 12 वर्ष नौकरी करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष नौकरी करता है? 12 वर्ष। कहीं कहीं पर 12 ही लिखा हुआ है तो कुछ लोग इसको 12 मास मान लेते हैं। क्या? 12 महीना मान लेते हैं। तो जैसा भी विकल्प मिले वैसा ही आपको सही करना। यहां पर विद्वानों में मतभेद है। वैसे ज्यादातर मत जो ज्यादा विद्वानों का है वो 12 वर्ष का ही है, माह का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जब 12 वर्ष ऑप्शन में ना हो तो यदि 1 साल यानी कि 12 मास है तब भी आपको सही कर लेना है। तो वह वहां राजा के यहां 12 वर्ष नौकरी करता है और इधर राजमती 12 वर्ष विरह में काटती है, 12 वर्ष विरह में काटती है और अंत में उड़ीसा के राजा के पास खबर भिजवाती है। अच्छा, ये खबर किसके साथ भिजवाती है? यहां पर जो संदेश भिजवाती किसके साथ, किसके हाथ? हाँ, एक पंडित है ना, याद रखिएगा, पंडित के हाथ। अभी इससे पहले संदेश राशक हम लोग पढ़ के आए। संदेश राशक में नायक के पास संदेश भिजवाते किससे? पथिक के द्वारा भिजवाती है। हाँ, तो संदेश राशक में पथिक के द्वारा भिजवाती है और बीसलदेव रासो में एक पंडित के द्वारा भिजवाती है। असलियत जानने पर उड़ीसा नरेश बीसलदेव का सम्मान करते हुए अतुल संपत्ति के साथ विदा करते हैं। इस प्रकार राजा बीसलदेव तृतीय और राजा भोज की पुत्री राजमती का पुनर्मिलन हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपनी पत्नी राजमती से रूठकर बीसलदेव कहां भाग गया था, कहां चला गया था, यह भी पूछा गया था। तो कहां गया था? उड़ीसा गया था। क्या करने गया था? हीरे की खान थी वहां पर, है ना, ऐश्वर्य प्राप्त करने, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए गया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए। आगे बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभाजित है, यानी बीसलदेव रासो की जो कथा है ये 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड, इस खंड में राजा बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में, इस खंड में राजा की राजमती, इस खंड में राजा की राजमती के प्रति उदासीनता और राजा की उड़ीसा यात्रा का उल्लेख है। भाई इससे पहले बताया गया बीसलदेव और राजमती का विवाह होता है, राजा बीसलदेव अपनी पत्नी से डींगे मारता है अपने ऐश्वर्य के, धन संपत्ति का। अब पत्नी तुरंत कह देती है मुंह पर, इससे राजा को धक्का लगता होगा। अब थोड़ा बहुत खटपट हुई होगी, अनबन हुई होगी, अब उदास रहने लगता है और अपनी पत्नी के प्रति उदासीनता प्रकट करता है और फिर राजा उड़ीसा की यात्रा पर निकल जाता है। किसमें? द्वितीय खंड में। तृतीय खंड में, इस खंड में राजमती के वियोग का वर्णन, यह महत्वपूर्ण है, यही आपको याद रखना है। बाकी चाहे याद रहे चलना याद रहे, लेकिन यह तीसरा खंड याद रखना है कि बीसलदेव रासो के किस खंड में रानी या राजकुमारी
राजमती की वियोग अवस्था का वर्णन किया गया है तो तीसरे खंड में। चतुर्थ खंड, इस खंड में बीसल देव भोजराज के यहां जाकर अपनी रानी को चित्तौड़ ले आता है, पर यह अनुपलब्ध है। यानी चौथा खंड जो है इसका ये उपलब्ध नहीं है, 3 खंड शुरुआत के उपलब्ध हैं। अब बात आती है, राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है, बात हो ही गई थी। रामचंद्र शुक्ल जी इस संबंध में क्या कहते हैं, इस रचना के संबंध में? बीसल देव रासों में बीच बीच में बराबर, बीसल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा ने हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और बीसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, बीसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। बीसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। ये कौन कहता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते। रामचंद्र शुक्ल जी के 2 कथन बीसल देव रासों पर बड़े महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी भाषा के संबंध में पृथ्वीराज रासों पर एक बात कहते हैं, आप लोग बताओ भाई कौन सा कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का पृथ्वीराज रासों पर? हाँ, चंद्रवरदाई आ गए अगले रचना का। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है। यदि भाषा की कसौटी पर इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि इसकी भाषा व्याकरण सम्मत तो ही नहीं, बेठिकाना है, बिल्कुल बेठिकानी है। ये कहा गया, बहुत पूछा जाता है। चंद्रवरदाई भाई बहुत फेमस हैं, चंद्रवरदाई बहुत फेमस हैं। 1168 ईस्वी लाहौर जो कि पाकिस्तान में है जन्म हुआ था, और कुछ लोग इनका जन्म 12वीं शताब्दी और कुछ लोग संवत 1225 से 1249 ईस्वी के बीच का मानते हैं इनको। चंद्रवरदाई का मूल नाम याद रखेगा, पूछा जा चुका है। वलिद्य एक नाम है और दूसरा पृथ्वी भट्ट। चंद्रवरदाई के 2 मूल नाम मिलते हैं, एक पृथ्वी भट्ट कहीं कहीं मिलता है और वलिद्य मिलता है। तो वलिद्य और पृथ्वी भट्ट ये दोनों किसके मूल नाम है? तो चंद्रवरदाई के मूल नाम है। अच्छा, हेमचंद का मूल नाम क्या है? चंगदेव। अच्छा, देवसेन का? देवसेन का, हाँ, तो देवसेन का वास्तविक नाम, देवसेन का मूल नाम लक्ष्मीचंद है और चंगदेव हेमचंद का मूल नाम है। 3 नाम आप याद रखिएगा, इनका भी याद रखिएगा। वलिद्य बहुत फेमस है। अब बात आती है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की बहुत ही फेमस रचना है। पृथ्वीराज रासो लिखते लिखते चंद्रवरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में चल दिए थे, अपनी पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ को देकर के। इस संबंध में कहा भी जाता है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज। तो यहाँ पर इनके पुत्र जल्हड़ ने इसे पूरा किया था, इनके पुत्र जल्हड़ ने इसे पूरा किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम क्या था? जल्हड़। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है, पौम चर्यू, इसको किसने पूरा किया था? ये त्रिभुवन कौन थे? त्रिभुवन कौन थे? हाँ, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। इसी प्रकार से एक रचना आती है राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। पूरा किसने किया था? हाँ, विल्हड़ ने पूरा, विल्हड़ ने पूरा किया था। और पृथ्वीराज रासो के किसने पूरा किया? जल्हड़ ने पूरा किया था। तो कल्हड़, विल्हड़ और जल्हड़ ये 3 याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पिंगल शैली का, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया? तो डॉक्टर नगेंद्र पिंगल शैली मानते हैं, जबकि बच्चन सिंह इसे डिंगल शैली का मानते हैं। तो डिंगल शैली में लिखा गया पृथ्वीराज रासो, कौन मानता है? बच्चन सिंह। पिंगल शैली में लिखा गया, कौन मानता है? तो यहां पर डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। इसमें 69 समय, यानी सर्ग कितने हैं? 69 समय, 69। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 69 समय है, 69 समय है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। दोनों में भ्रम होता है। छंद कितने? तो 68 प्रकार के। कितने प्रकार के छंद? तो 68 प्रकार के छंद। और कितने समय हैं, कितने खंड हैं, कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग। कितने? 69, 69। मुख्य छंद कौन कौन है?
कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। 68 प्रकार के छंदों का जिक्र यहां पर नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य छंद है इनको आपको याद रखना है। प्रमुख रस, रस कौन सा है? एक वीर रस है और एक श्रृंगार रस है। एक वीर रस और एक श्रृंगार रस। वीर रस कहां पर है? जहां पर युद्ध का वर्णन है। और श्रृंगार कहां पर है? जहां पर इसकी नायिका। अच्छा, पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम क्या भैया कोई बताएगा? पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? संयोगिता, है ना। संयोगिता के सुंदरता का जहां पर वर्णन किया गया वहां पर श्रृंगार। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। छप्पय छंद के, तो छप्पय छंद का विशेषज्ञ किसे कहा गया? तो चंदवरदाई को कहा गया। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कह दिया। क्या कहा? छंदों का अजायब घर। क्यों कह दिया छंदों का अजायब घर? क्योंकि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। छंदों की विविधता को देखते हुए छंदों का अजायब घर कह दिया। किसको? पृथ्वीराज रासो को। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। अच्छा, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को भी कहा जाता है। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अच्छा, रामचंद्रिका का एक दिन पूछे तो पूरा नाम क्या है? रामचंद्रिका का पूरा नाम क्या है? याद है? भूल गए? हाँ, रामचंद्र चंद्रिका। अब नहीं भूलोगे, है ना। हाँ, कितना आसान प्रश्न था। जब पहली बार पूछे तो आप लोग नहीं बता पाए, लेकिन अब नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। रामचंद्र चंद्रिका यानी रामचंद्रिका का पूरा नाम क्या? रामचंद्र चंद्रिका। अच्छा, कितने प्रकाश में लिखा गया है रामचंद्रिका? हाँ, 39 39 प्रकाशों में लिखा गया। तो शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। चंद कवि को जालंधरी देवी की, चंद कवि को, हाँ क्या चीज, क्या कर रही है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। यहां पर आपको लिखना नहीं है, साथ में सुनना है केवल। लिखा तो आगे आपके नोट्स में है ही है, छूटा कुछ नहीं है। हम जितनी भी बात यहां पर पूछेंगे वो आपके नोट्स में कहीं ना कहीं लिखी है, बशर्ते यहां पर आपको याद कराने के लिए बीच बीच में पूछते हैं, ताकि आपको याद होता रहे, आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो क्या कहा गया? चंद कवि। चंद कवि का मतलब क्या है? चंदवरदाई। चंद कवि का मतलब क्या है? चंदवरदाई। चंदवरदाई को जालंधरी देवी की, किसकी? जालंधरी देवी की कृपा प्राप्त थी, जिसके कारण ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। कैसा? अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। अब सोचो, एक कवि जो अदृष्ट काव्य कर सकता है, अदृष्ट काव्य बिना देखे, और ऐसे ही इनके जो आश्रयदाता थे पृथ्वीराज चौहान, वो भी कैसा बाण चला लेते थे भैया, को बताएगा? शब्द भेदी बाण चला लेते थे। कैसा? शब्द भेदी बाण चला लेते थे। हमारे भगवान राम के पिताजी भी शब्द भेदी बाण चला लेते थे, राजा दशरथ, है ना। हाँ, बहुत फेमस। तो अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। चंदवरदाई को शिव सिंह सेंगर ने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, चंदवरदाई को शिव सिंह सेंगर ने छप्पयों का राजा कहा। छप्पयों का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर ने। छंदों का राजा, छंदों का राजा नामवर सिंह। छंदों का राजा नामवर सिंह, छप्पयों का राजा तो शिव सिंह सेंगर। दोनों तथ्य याद रखिए, भ्रम बहुत होगा। तो छंदों का राजा नामवर और छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर। इसमें एक खंड कैमास वध है, यानी पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज रासो में एक सर्ग का नाम या एक खंड का नाम क्या था? कैमास वध आता है, जिसमें कैमास के कामांध होने के कारण इसका पृथ्वीराज चौहान ने वध किया था। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो के प्रसिद्ध खंड कैमास वध में किसका वध किया गया? तो कैमास का वध किया गया, किसके द्वारा किया गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो कामांध हो गया था, काम में अंधा हो गया था। पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में, किस रूप में? सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सुख सुखी संवाद, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। सुख सुखी संवाद का मतलब क्या है? यानी कवि की पत्नी द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और कवि द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। कवि की पत्नी प्रश्न करती है और कवि उत्तर दे रहा है। इस शैली को क्या कहा गया? सुख सुखी संवाद कहा गया। ऐसे ही आगे चल के विद्यापति की एक रचना है जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। कौन सी रचना है? हाँ,
कीर्तिलता है, कीर्तिलता। इसी प्रकार से एक यम और नचिकेता, यम और नचिकेता की कथा लिखी गई है, वो कौन सी है? कठोपनिषद। हाँ, गुड। आगे बात आती है, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन? पृथ्वीराज रासो। कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई, कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी मानते। चंद्रवरदाई के 4 पुत्र थे। चंद्रवरदाई के कितने पुत्र थे? तो चंद्रवरदाई के 4 पुत्र थे। अच्छा, पद्मावत के रचनाकार जायसी के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे, और 7 मर गए थे, 7 मर गए थे। कहां? हाँ, खाना खाते समय छत बैठ गई थी, छत धस गई थी, जिसके कारण 7 पुत्र मर गए थे। तो चंद्रवरदाई के 4 पुत्र थे, जिनमें से चौथे जल्हड़ थे, यानी जल्ल थे। जल्ल का पूरा नाम क्या? जल्हड़। ये किसके पुत्र थे? चंद्रवरदाई के पुत्र थे, चौथे पुत्र थे। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा। पृथ्वीराज रासो को घटना कोश किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। पृथ्वीराज रासो को घटना कोश किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आगे बात आती है, बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए हैं, बच्चन सिंह को हरिवंश राय बच्चन नहीं समझना है, यह आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन मधुशाला वाले वो दूसरे कवि हैं, ये बच्चन सिंह इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, यह आपको ध्यान रखना। तो बच्चन सिंह ने इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी पृथ्वीराज रासो को कौन कहता है? यानी पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये किसका मानना है? तो बच्चन सिंह का मानना है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने, किसने? श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य कहा। उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? वीर काव्य कहा। पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या? सोमेश्वर। ये एक बार पूछ लिया गया, पीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछा गया था, पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। अब कोई माता का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि माता के नाम में बड़ा मतभेद है, इसलिए यहां पर नहीं आएंगे। पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया, बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज ने कौन सा नगर बसाया? तो नागौर नगर बसाया, जहां पर चंद्रवरदाई के वंशज आज भी रहते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को, किसको? पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का? 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा है। श्याम सुंदर दास एवं उदयनाथ तिवारी ने इसे विशाल महाकाव्य कहा। क्या कहा? विशाल महाकाव्य। तो श्याम सुंदर दास एवं उदयनाथ तिवारी ने इसे विशाल महाकाव्य कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बड़ा अच्छा कथन कहते हैं इस ग्रंथ के संबंध में कि हिंदी का चरित्र पहली बार, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहां पूरी तरह निष्पन्न हुई। काव्य प्रक्रिया यहां पर पूरी तरह निष्पन्न हुई। ये किसका मानना? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कौन? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखने वाले, 1986 में प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि कथा की परीक्षा, किसकी? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, और आजकल ये कथन बहुत पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते, अप्रमाणिक मानते या अर्ध प्रमाणिक मानते? हाँ, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यह आपको ध्यान देना है। बाबू गुलाब राय इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है।
पृथ्वीराज रासो का कैमास वध और पद्मावती समय दोनों ही खंड बहुत प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो में जो कैमास वध है और पद्मावती समय है, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कर्नल टाड ने इसके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भ्रम क्या होता है। परमाल रासो जो आलखंड है उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वो किसने किया था? हाँ, तो अगर जो परमाल रासो का पूछा जाए तब आपको वाटरफील्ड बताना है। हाँ, और अगर जो इनका कहा जाए पृथ्वीराज रासो का, तो यहां पर आपको बताना है कर्नल टाड हैं। तो परमाल रासो वाटरफील्ड हो जाएंगे। देखो, दोनों में भ्रम कब होता है? जब परीक्षा का प्रेशर, परीक्षा का दबाव आप पर होता है। वैसे कोई पूछे बहुत आसानी से कह दो तुरंत सही, लेकिन जब परीक्षा में होते हो तब वहां पर परीक्षा का जो दबाव होता है उसमें सही करना दिक्कत वाली हो जाती है। बार बार पढ़ोगे तो कहीं सही हो जाएगा। तो कर्नल टाड ने इसके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। परमाल रासो को प्रकाशित किसने करवाया था? चार्ल्स एलियट ने। हाँ, गुड। अब देखो, बात आती है पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करणों का उल्लेख मिला है। कितने? 4 संस्करणों का, कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं ऐसा उल्लेख मिला है, जिनमें से पहला संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है। पहला संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया? प्रथम संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है। यह सबसे बड़ा संस्करण है। कैसा है? सबसे बड़ा संस्करण है। 16,306 16,306 डिजिट याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा। पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है कितने छंदों का प्रयोग हुआ, कितने छंद है इसमें? तो 16,306 इतने ही है। हाँ, 16,306 छंद है। 69 खंड यानी कि समय, 69 खंड यानी कि समय है। और इसकी प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी प्रति कहां? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। अच्छा, खुमान रासो की प्रति कहां सुरक्षित है? पूना संग्रहालय में। तो खुमान रासो की कहां पर? पूना संग्रहालय में। और पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण की उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी। वैसे तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। कहां से? काशी नागरी प्रचारणी सभा। ऐसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893। अच्छा, 93। एग्जैक्ट डेट बताओ, डेट, एग्जैक्ट डेट। हाँ, 16 जुलाई 1893। हाँ, 16, अब ये भी याद रखो 16 जुलाई 1893, ताकि भूलो ना। आजकल ऐसी सी दिक्कतें हो जाती। 1893 हम याद किए, पता लगा 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 जनवरी ऐसे दे दिया, अभी दिक्कत हो जाएगी। तो 16 जुलाई 1893। तो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जिसके क्या हैं? संपादक हैं। द्वितीय संस्करण यानी दूसरा संस्करण अप्रकाशित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, इनमें से पहला संस्करण ही अभी तक प्रकाशित हुआ है। बाकी के तीनों संस्करण अप्रकाशित है। चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चाहे चौथा हो, तीनों संस्करण अप्रकाशित। पहला वाला प्रकाशित। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद हैं। द्वितीय संस्करण में कितने छंद हैं? 7,000 छंद हैं। इसकी प्रति अबोहर बीकानेर में सुरक्षित है। अभी क्या कहा गया? पहले वाले की उदयपुर संग्रहालय, द्वितीय की अबोहर बीकानेर में सुरक्षित है। ये यहां पर पढ़ते समय बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा में चुनना होगा तब बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इसको बार बार, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आसान रहेगा। इसमें अध्यायों के नाम प्रस्ताव, इसमें जो अध्याय हैं, जो सर्ग हैं, जो खंड हैं, उसके नाम क्या दिए गए? तो क्या दिया गया? प्रस्ताव दिया गया। पहले वाले में सर्ग दिया गया था, पहले वाले में समय, पहले वाले में समय दिया गया था। यहां पर आपको क्या दिया गया है? आपको प्रस्ताव दिया गया है। तृतीय संस्करण अप्रकाशित है। इसमें 3500 छंद हैं। पहले वाले में 16,306, पहले संस्करण में 16,306, दूसरे में जस्ट 7,000।
तीसरे में जस्ट आधा 3500 छंद हैं और इसमें 19 समय हैं। कितने समय हैं? 19 समय हैं। अगला बात आती है चौथा संस्करण। कौन सा? चतुर्थ संस्करण। यह भी अप्रकाशित है, यानी मैं बताए हैं कि केवल और केवल पहला संस्करण ही प्रकाशित हुआ 16,306 छंद वाला, बाकी कोई प्रकाशित नहीं है, तीनों अप्रकाशित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 1300 छंद है। कितने? 1300 छंद हैं और यह सबसे छोटा संस्करण है। कैसा है? यह सबसे छोटा संस्करण है। अच्छा, चारों संस्करणों में सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है? सबसे बड़ा पहला वाला। हाँ, पहला 69 समय, 69 खंड, 69 सर्ग और 16,306 छंद, सबसे बड़ा पहला वाला। सबसे छोटा, सबसे आखिरी वाला चौथा संस्करण है। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त इसे मूल रासो मानते। तो पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल संस्करण माना जाता है? तो चौथे संस्करण को। केवल और केवल 1300 छंद हैं। कितने? 1300 छंद हैं। कौन मानता है मूल रासो? डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त। इसकी खोज, यानी चौथे संस्करण की खोज अगरचंद नाहटा ने की। किसने? अगरचंद नाहटा ने चौथे संस्करण की खोज की। बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अब बात आती है इसका सबसे बड़ा सर्ग, यानी पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, 69 समय हैं और इन 69 सर्गों में, समयों में सबसे बड़ा सर्ग क्या है? वो कनवज युद्ध है। क्या है? कनवज युद्ध है। अभी इससे पहले हमने बताया था कि कैमास वध और पद्मावती समय, कैमास वध और पद्मावती समय, ये दो खंड पृथ्वीराज रासो के बहुत प्रसिद्ध कथा हैं। क्या है? बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सर्ग क्या है? कनवज युद्ध। ये सबसे बड़ा सर्ग है जो इस कथानक या इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है। जो इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बताया गया 3 मत हैं। एक प्रमाणिक मानने वालों का समूह है, एक अप्रमाणिक मानने वालों का समूह है और एक अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का समूह है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रमाणिक मानने वालों का। तो प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टाड। ये जेम्स टाड वही है जो 30,000 छंदों का अनुवाद किए थे। तो कर्नल जेम्स टाड, मिश्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मोतीलाल मिनारिया। कौन? मोतीलाल मिनारिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और चंद्रबली पांडे। ये सब क्या है? प्रमाणिक मानने वालों में है। कौन? श्याम सुंदर दास, जेम्स टाड, मिश्र बंधु, मोतीलाल मिनारिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और चंद्रबली पांडे। अच्छा, चंद्रबली पांडे से भी हमने पढ़ा था कि चंद्रबली पांडे रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। किसके साथ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ही। लेकिन यहां पर साथ छोड़ दिया। अप्रमाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर। अब देखो यहां पर 2 चीजें ध्यान दीजिएगा। एक डॉक्टर बुलर और रामचंद्र शुक्ल, दोनों से आपको भ्रमित करने वाले तथ्य पूछे जाएंगे इस संबंध में। तो डॉक्टर बुलर सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित कौन करता है? डॉक्टर बुलर। लेकिन सर्वाधिक अप्रमाणिक कौन घोषित करता है? तो रामचंद्र शुक्ल। सर्वाधिक अप्रमाणिक घोषित करने वाला रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित करने वाला तो डॉक्टर बुलर हो जाएंगे। दोनों तथ्यों में बड़ा अंतर है। तो रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक कहते, डॉक्टर बुलर कहते। रामकुमार वर्मा, श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ये सब क्या है? अप्रमाणिक मानने वालों में है। और फिर अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी। ये सुनीत कुमार चटर्जी वही हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर कौन सी लिपि? रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था हिंदी के लिए कि हिंदी रोमन लिपि अपना लो, है ना।
आगे बात आती है, सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 सन याद रखिएगा, सन 1875 ईस्वी में जयानक की कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया। तो किस पुस्तक के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया? तो पृथ्वीराज रासो को तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक हैं। कब घोषित किया? 1817 में। सर्वाधिक अप्रमाणिक घोषित कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल जी। चंदवरदाई ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। चंदवरदाई ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को, चंदवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का? तो 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा, 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा है। और अब यहां पर आ गया कि चंदवरदाई ने अपनी भाषा को, चंदवरदाई ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा। क्या कहा? सट भाषा कहा। अब ये सट भाषा है क्या? सट भाषा क्या है? तो इसके लिए आगे दिया गया कि सट भाषा का अर्थ विभिन्न स्रोतों व प्रदेशों से बनी हुई सामासिक देश की सामासिक भाषा। विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों की भाषाओं से मिली जुली भाषा सामासिक भाषा सट भाषा कहलाती है। यानी कि मिली जुली भाषा कह सकते, इसमें कई भाषाओं का मिश्रण होगा। जैसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया था, सधुक्कड़ी कहा गया था कबीरदास की भाषा को, तो वैसे ही यहां पर थे, यानी अलग अलग विभिन्न स्रोतों और प्रदेशों से बनी हुई सामासिक देश की सामासिक भाषा को सट भाषा कहा गया। और चंदवरदाई ने अपनी भाषा को स्वयं सट भाषा कहा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी भाषा क्या है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। एक सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि आखिर पृथ्वीराज रासो की भाषा का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन है? यानी सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की भाषा पर अध्ययन किसने किया, खोज किसने की भाषा के संबंध में? तो प्रथम अध्येता कौन है? पृथ्वीराज रासो की भाषा के। ग्राउज कौन है? ग्राउज, कहीं के एस ग्राउज मिलता है, तो ग्राउज जो हैं ये पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता हैं। यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर पहला अध्ययन करने वाला विद्वान कौन? ग्राउज हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इस पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया और मानने वाले कौन हैं। तो सबसे पहले बात आती है ग्राउज। ये ग्राउज वही हैं जो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सबसे पहले अध्ययन करते हैं और इसकी भाषा ब्रज भाषा स्वीकार करते हैं। क्या? ब्रज भाषा स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा और मीनराम रंगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और मीनराम रंगा, ये 2 लोग ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी मानने वाला विद्वान कौन है? तो मीनराम रंगा और दशरथ शर्मा है। गारसद तासी, ये गारसद तासी वही है इस्तवारदालाले त्रितुर हिंदू हिंदुस्तानी के नाम से जो ग्रंथ लिखे थे, कन्नौजी भाषा मानते हैं। क्या? कन्नौजी भाषा है। फिर बच्चन सिंह डिंगल और डॉक्टर नगेंद्र पिंगल मानते हैं। और इसकी भाषा को अपभ्रंश मानने वालों में श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और मुनिजिन विजय। श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, मुनिजिन विजय अपभ्रंश भाषा मानते हैं पृथ्वीराज रासो की। दूसरा यह है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश, अरे भाई माइक बंद कर लो। क्या कहा गया कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा सबसे पहले, यहां पर तथ्य देखिएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा को सबसे पहले अपभ्रंश किसने माना है? तो यहां पर आपको रामकुमार वर्मा बताना है कि रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज रासो की भाषा सबसे पहले अपभ्रंश। यहां पर तथ्य थोड़ा सा मतभेद आपको पैदा होगा। यहां पर अभी हमने इससे पहले क्या कहा? पृथ्वीराज रासो की भाषा पर अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन? ग्राउज। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, इसका अध्ययन करने वाला अध्येता जो है वो ग्राउज है। लेकिन पृथ्वीराज रासो की भाषा अलग अलग विद्वान अलग अलग भाषा मानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश जो मानी गई
उनमें सबसे पहला विद्वान कौन था जो अपभ्रंश भाषा कहता है? तो वहां पर आपको राम कुमार वर्मा बताना है। बाकी श्याम सुंदर दास, मुनि जन्मेजय भी हैं। अब आगे बात आती है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन भी बताए थे, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन किसका? पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बात आती है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का कथन है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है कौन? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखने वाले, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखने वाले। और ये जो ग्रंथ था सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुआ। अच्छा भैया, इसमें कितने अध्याय हैं जल्दी से बता दो, अध्याय कितने हैं? 11 या 12? 12 अध्याय बताना है। हाँ, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यहां पर क्या कहते हैं कि यदि यह ग्रंथ यानी पृथ्वीराज रासो, यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का, तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। कौन कहता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी। ये बात हो गई पृथ्वीराज रासो और उनके रचनाकार चंदवरदाई के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे बात आती है पृथ्वीराज रासो के संबंध में ही, रासो साहित्य के अंतर्गत ही परमाल रासो की, जो कि आलखंड के नाम से, आल्हा के नाम से बहुत फेमस है, जिसका गायन करने मात्र से, जिसका संगीत बजा देने मात्र से बरसात के मौसम में बरसात होने लगती थी, ऐसा माना जाता था हमारे क्षेत्र में। तो जगन्निक की बात आती है, किसकी? जगन्निक की बात आती है। परमाल रासो इनकी रचना है, परमाल रासो इनकी रचना बहुत फेमस है। 13वीं शताब्दी समय, क्या 13वीं शताब्दी परमाल रासो का रचना काल है। और इसका एक दूसरा नाम आलखंड है, आल्हा जिसको कहते हैं, वीर गीत में लिखा गया। इसमें महोबा, जिसको कलिंजर कहते हैं, महोबा कलिंजर के राजा परमाल देव, जिसको परमार्थ देव भी कहते हैं, परमार्थ देव या परमाल देव के दो वीरों आल्हा और उदल, उदल का नाम उदय सिंह है, मूल नाम उदय सिंह उदल, तो आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसका अंगिरस वीर रस है। इसका अंगिरस क्या है? तो इसका अंगिरस वीर रस है। आल्हा उदल की कहानी है। आलखंड उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, आलखंड यानी आल्हा उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में यानी बरसात की मौसम में गाया जाता है। अब यहां पर आपको बैसवाड़ा मिल सकता है, पूर्वांचल मिल सकता है, मध्य प्रदेश मिल सकता है या बुंदेलखंड मिल सकता है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध, किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो इन चारों में से जो भी मिले आपको सही करना है। उत्तर भारत मिल जाए तब भी सही करना है। क्या? उत्तर भारत में। कब? बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में, जाड़े के मौसम में नहीं, गर्मी के मौसम में नहीं, बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस काव्य में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन किया गया। इस काव्य में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें लड़े गए युद्धों के 3 मुख्य कारण हैं। इसमें लड़े गए युद्धों के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, विवाह, कोई सुंदर स्त्री देख लिया, कोई सुंदर राजकुमारी देख लिया, उसके लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दूसरा, प्रतिशोध की भावना, नहीं बदले की भावना, प्रतिशोध या बदले की भावना के लिए लड़ाई की गई। या फिर लूट के लिए कि फलाने राजा के पास बहुत ज्यादा धन है, चलो लूट लाते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण रहे इसमें जो 52 लड़ाइयां लड़ी गई उनमें से। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और इसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, इसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में, कब? 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। अभी हम लोगों ने
पृथ्वीराज रासो के संबंध में एक सन याद किए हैं, कौन सा है? 1800 नहीं 75। किस लिए? 1875 में क्या था? 1875 में, हाँ क्या किया? हाँ 1875, सॉरी चलो 1875, गुड। 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने, किसने? 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक, सबसे पहले पृथ्वीराज विजय यानी कि जयानक की रचना के आधार पर मान लिया। तो यह भी सन याद रखेगा 1875, यहां पर 65 है, मिलता जुलता है, भ्रम करेगा। तो 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित करवाया था। बाद में नागरी प्रचारणी सभा से श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से प्रकाशित कर, पहले आलखंड के नाम से प्रकाशित हुआ चार्ल्स इलियट के द्वारा, बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा से परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित करवाया। परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। परमाल रासो का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वाटरफील्ड के द्वारा किया गया था। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे आल्हा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा शैली कहते हैं। और एक यहां पर पंक्ति है जो बहुत पूछी जाती है, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। क्षत्रिय वही है असली जो 18 साल में ही आत्मोत्सर्ग कर दे, बलिदान हो जाए, शहीद हो जाए 18 साल में ही। अगर जो 18 साल में शहीद नहीं हुआ, 19-20 साल का हो गया, तो मतलब मान लो अच्छा क्षत्रिय नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं जानता है ना, ऐसा कहा गया होगा। तो यहां से एक चीज ये भी ध्यान लेना है कि जो कुकुर होता है, कुत्ता होता है, ये 12 साल जीता है, और उसी की बिरादरी का सियार, कुत्ता और सियार दोनों एक ही होते हैं, एक ही प्रजाति के होते हैं, भाई भाई कह सकते हो। लेकिन सियार क्या है? जंगलों में रहता है, स्वतंत्र रहता है, और कुत्ता क्या? पालतू होता है, 1 साल कम जीता है। जिसकी सेवा पानी ज्यादा होगी 1 साल कम जिएगा। ऐसा लग रहा है क्या? भाई ये स्वतंत्र घूम रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, जो मिले खाते पीते रहो, ना मिले सोते रहो। तो 13 साल जी रहा है सियार, और कुत्ता 12 साल जी रहा है, क्षत्रिय 18 साल। 3 तथ्य और हैं थोड़ा सा आदिकाल के अंतर्गत। क्या कहा गया? रणमल्ल छंद, ये रचना बहुत पूछी जाती है। रणमल्ल छंद के रचनाकार श्रीधर। अब अगर जो श्रीधर कहा जाए या श्रीधर व्यास कहा जाए, बात एक ही है। तो रणमल्ल छंद 14वीं शताब्दी की रचना है, वीर गीत है, इसके रचनाकार श्रीधर या श्रीधर व्यास हैं। हमीर रासो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, सारंगधर की रचना है, जो कि उपलब्ध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर, बड़ा कथन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी रासो साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है। ये कई बार पूछा गया कि रासो साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने माना है, या रासो साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये बात हो गई आपकी रासो साहित्य पर आधारित। रासो साहित्य से संबंधित, रासो साहित्य के रचनाकारों से संबंधित यदि कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।